कार्यक्रम उमंग में आप सभी का स्वागत है। देवदार के पेड़ों के मध्य में इस खूबसूरत से वातावरण में आज हम जुड़ने वाले हैं योग से। योग के माध्यम से बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास होता है। किस प्रकार से योग हमें जोड़ना सिखाता है, हमारी आंतरिक शक्ति से हमें पहचान करवाता है, आज हम जानेंगे। क्योंकि आज हमारी यात्रा रहने वाली है देश के भविष्य के साथ, यानी बच्चों के साथ। तो आइए इस यात्रा का शुभारंभ करते हैं और मिलते हैं आज के हमारे योग प्रशिक्षक से, जो कि है भूपेंद्र देव जी। भूपेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र जी, किस तरह की क्रियाएं योग के माध्यम से और बच्चों के माध्यम से आज आप हमारे दर्शकों को दिखाने वाले हैं, और क्या कुछ नियम रहते हैं उसके बारे में बताएं। ज़रूर। देखिएगा, बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों को विशेष तौर पर जो बच्चों के शारीरिक विकास के लिए सहायक हो, जो बच्चों के मानसिक विकास के लिए सहायक हो, जो क्रियाएं बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए सहायक हो और साथ ही साथ बच्चों का नैतिक एवं आध्यात्मिक रूप से बच्चों का निर्माण कर पाए, ऐसे अभ्यास हम निरंतर बच्चों को करवाते रहते हैं और इसके रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छे मिल रहे हैं और बच्चे बहुत चाव के साथ, बहुत दिल के साथ इन सब अभ्यासों को करते भी हैं। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, क्या केवल योग हम कह सकते हैं कि एक गतिविधि है या फिर शिक्षा का एक अभिन्न अंग है? अगर हम सनातन की बात करें तो सनातन में कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं थी जो योग से प्रारंभ ना हो। लेकिन वर्तमान समय में अगर आज की मैं बात करूं तो आज भी धीरे धीरे शिक्षा का एक हिस्सा बनता जा रहा है योग। मैं अगर अपने विद्यालय की बात करूं, केंद्रीय विद्यालय जाखू की बात करूं, तो जाखू में विशेष तौर पर योग शिक्षक है बच्चों के पास, और योग शिक्षक विशेष तौर पर विशेष क्रियाएं जो है बच्चों को करवाते हैं। एक सिलेबस जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने दिया हुआ है, उस सिलेबस के हिसाब से करवाते हैं और वो सिलेबस बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए सहायक है। जी, तो आज जिस तरह की क्रियाएं बच्चे करने वाले हैं, यदि हम उसके लाभ की बात करें तो किस प्रकार के लाभ जो है वो बच्चे प्राप्त करेंगे? जी, देखिएगा, सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो एक मनुष्य का जो शरीर है वो 5 कोशों से ढका हुआ है, और वो जो 5 कोश हैं वो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन्हीं 5 कोशों से एक इंसान का विकास होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो। तो ये जो 5 कोश हैं, इन 5 कोशों को संतुलित करने का कार्य योग कर रहा है। इन 5 कोशों को एक सही दिशा देने का कार्य योग कर रहा है। इसलिए योग 5 कोशों पे काम करता है और 5 कोश मनुष्य के शरीर का निर्माण करते हैं, मनुष्य के मन का निर्माण करते हैं, मनुष्य के अध्यात्म का निर्माण करते हैं। जी। तो आप किस तरह के बदलाव जो हैं वो बच्चों में महसूस करते हैं, चाहे वो शैक्षिक तौर पर हो या किसी तरह के उनके व्यवहार में आपने किस तरह के परिवर्तन देखे हैं? देखिएगा, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले बच्चे रटा करते थे, कोई भी चीज़ उन्हें याद करनी थी तो वो रटा करते थे और रट करके याद किया करते थे। अब बच्चों के पास एक ऐसी शिक्षा आ गई, योग शिक्षा आ गई, उसने क्या किया, उस बच्चे के बौद्धिक विकास किया, बुद्धि का विकास किया, और बुद्धि का जब विकास बच्चों का हुआ तो उनको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस उन्होंने पढ़ने के बाद बुद्धि ने उसको जो है ग्रहण कर लिया उस चीज़ को। ये जो सीक्वेंस योग का रहता है योगाभ्यास करने के लिए, उसके हिसाब से हम आपको अभ्यास करके बताते हैं। एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी, शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी, योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन, सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन धनन धननम, उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा चलत छन छन, सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन धनन धननम, उतरे मुझ में आदि योगी।
सभी किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएंगे। पीठ गर्दन कर दीजिएगा सीधी, आंखें बंद कर दीजिए। सांस भरिएगा आरामपूर्वक दोनों नॉस्ट्रल से, सांस छोड़ दीजिएगा, फिर से भरेंगे, छोड़ दीजिएगा। मिल करके सृष्टि के मूल मंत्र ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों नॉस्ट्रल से गहरी लंबी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए शुरू करें। सभी दोनों हाथों को आपस में मिला करके रब कर दीजिएगा। अपने फेस पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मालिश करेंगे, 3 टाइम क्लॉकवाइज और 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। फिर से रब कीजिएगा अपने गले पे, गर्दन पे, हल्की हल्की मालिश करेंगे 3 बार गले पे और 3 दफ़ा गर्दन पे। आराम पूर्वक अपनी आंखें खोल दीजिएगा। सभी बच्चे अपना आसन खोल देंगे। दोनों टांगों को सामने की तरफ फैला दीजिएगा। दोनों टांगे सामने की तरफ फैला दीजिएगा। हिलाएंगे दोनों पैरों को। शरीर को ढीला छोड़ करके इसका अभ्यास करेंगे। यहीं से अपने पैर के पंजे को पहले राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट, लेफ्ट, देन कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर के पंजों को मिला दीजिएगा आपस में। पंजों को अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ। कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को कंधों के दाहिनी बाईं तरफ फैला दीजिएगा। हाथों की फिंगर्स को क्लोज करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर क्लोज करेंगे, फिर खोलेंगे लगातार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से दोनों हाथ अपने कंधों के ऊपर, देन रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, then anti-clockwise 1 2 3 4 5, then रिलैक्स। दोनों पैरों को मिला दीजिएगा आपस में सुखासन की स्थिति में। शोल्डर रोटेशन करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। शोल्डर रोटेशन, नेक रोटेशन। 1 2 3 4, then anti-clockwise 1 2 3 4, then रिलैक्स। सभी बच्चे दोनों हाथों की फिंगर्स को आपस में मिला दीजिएगा। हथेलियों का रुख बाहर की तरफ, दोनों बाजुओं को सिर के ऊपर ले जाएंगे। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए बाजुओं को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे और पीठ में सी शेप देंगे। धीरे धीरे अपनी नज़र को दोनों हाथों के बीच में ले जाएंगे। पूरा स्ट्रेच कीजिएगा। जितना ऊपर की तरफ आप स्ट्रेच करेंगे उतना बेहतर पोस्चर हमारा बनेगा। इसमें पीठ में हमारी सी शेप रहेगी। पीठ में सी शेप का आना बहुत आवश्यक है। सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। 1 2 3, हमारी बैक के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। 4 5, हार्ट और लंग्स के लिए अच्छा है। 6 7 8 9
10 10 धीरे से वापस बच्चों, धीरे से ऐसे ही दोनों हाथों को सामने की तरफ लाते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। आराम पूर्वक सांस भरेंगे दोनों नोस्ट्रल से, सांस छोड़ दीजिएगा, फिर से भरेंगे, छोड़ दीजिएगा। दोनों टांगों को सामने की तरफ खोल दीजिएगा, दोनों हाथों को कंधों के दाहिनी बाईं तरफ फैलाएंगे, यहीं से दोनों बाजुएं सिर के ऊपर स्ट्रेच करेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए पश्चिमो उत्तान आसन, पश्चिमो उत्तान आसन, अपने माथे को अपनी टांगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और स्ट्रेच करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि हर आसन के फाइनल पोस्चर पे हमारी सांसों की गति सामान्य रहेगी। पश्चिमो उत्तान आसन, जिनको घुटनों में दर्द रहता है, नी प्रॉब्लम जिनको रहती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और धीरे थोड़ा सा और स्ट्रेच कीजिएगा, 1 2, ब्रीदिंग नॉर्मल, सांसें सामान्य, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 धीरे से वापस, वैसे ही धीरे से आराम से वापस आ जाएंगे हम, आराम से वापस। यहीं से दोनों सभी बच्चे पीठ के बल लेट जाएंगे, धीरे से पीठ के बल लेट जाएंगे, सभी बच्चे पीठ के बल लेट जाइएगा। दोनों हाथों को शरीर के साथ सटा दीजिए, दोनों पैरों को मिला दीजिएगा आपस में, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी दोनों टांगों को 30 डिग्री ऊपर उठाना है, दोनों टांगों को मात्र 30 डिग्री ऊपर उठाना है और होल्ड करना है। 1 उत्तान पादासन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापिस आराम से सांस छोड़ते हुए दोनों टांगों को 30 डिग्री ऊपर। चलिए शुरू करें। उत्तान पादासन हमारे पेट के लिए सबसे अच्छा है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है, पेट से रिलेटेड हर तरह की समस्याओं के लिए अच्छा है। एक्स्ट्रा फैट, पेट के अंदर एक्स्ट्रा फैट है, उसके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापिस, आराम से वापिस, आराम पूर्वक सांस भरेंगे सभी, सांस छोड़ दीजिएगा, फिर से भरेंगे बच्चों, छोड़ दीजिएगा। अर्ध पवन मुक्त आसन करेंगे, अर्ध पवन मुक्त आसन। अपनी राइट लेग को नी से बेंड करेंगे, सभी राइट लेग को नी से बेंड करेंगे, लॉक करेंगे, अपने घुटने को अपनी छाती के पास ले आएंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नॉस्ट्रल को नी के पास ले आएंगे और दूसरी टांग को हल्का सा ऊपर उठाएंगे, दूसरी लेग को हल्का सा ऊपर उठाएंगे, पैर के पंजों को बाहर की तरफ स्ट्रेच कीजिएगा। अर्ध पवन मुक्त आसन, अर्ध पवन मुक्त आसन नाम से ही जैसे हमें ज्ञात हो रहा है, पवन मुक्त यानी कि हमारे पेट में जो वायु इकट्ठी हो जाती है, गैसेज इकट्ठी हो जाती है, उसे बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पेट के फैट के लिए कम करता है, नी के लिए सहायक है, थाइस के फैट को कम करता है। 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापिस, धीरे से वापिस, धीरे से वापिस। आराम पूर्वक पुनः सांस भरेंगे, नौकासन का अभ्यास करेंगे हम। नौक आसन, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी अपर लोअर बॉडी को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। नौक आसन, चलिए 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 1 2 3 4। ये आसन अपने आप में बहुत मुश्किल है, जिनको मुश्किल हो रहा हो तो वो स्पोर्ट के साथ भी कर सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापस, आराम से वापस आ जाएंगे, धीरे से रिलैक्स कर दीजिएगा, सांस भरेंगे आराम पूर्वक, सांस छोड़ दीजिएगा, फिर से भरेंगे, छोड़ दीजिएगा। सर्वांग आसन का अभ्यास इसके बाद करेंगे, ये मुश्किल आसन में है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन में हमें क्या करना है, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए पीठ सहित अपनी दोनों टांगों को 90 डिग्री में ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। पीठ सहित अपनी दोनों टांगों को 90 डिग्री में ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। सर्वांग आसन, सर्वांग आसन, सर्वांग आसन 90 डिग्री, दोनों अपनी टांगों को 90 डिग्री में ले जाने का प्रयास करेंगे। पंजे स्ट्रेच होंगे, पंजे स्ट्रेच कीजिएगा। सर्वांग आसन, जैसे कि नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है, सर्वांग आसन एक ऐसा आसन जिसमें हमारे शरीर के संपूर्ण अंग शामिल हो जाते हैं। अकेला अभ्यास है जिसमें शरीर का प्रत्येक अंग शामिल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा अभ्यास है जो शरीर के सभी ऑर्गन्स में ऊर्जा पहुंचाता है और सभी ऑर्गन्स के लिए, अंगों के लिए सहायक है। सर्वांग आसन 5 6
7 8 9 10। दोनों टांगों को हलासन की स्थिति में लाएंगे, पहले हलासन की स्थिति में। अब यहीं से धीरे से वापस नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे, धीरे से वापस नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। फिर आराम पूर्वक सांस भरेंगे, सभी सांस छोड़ दीजिएगा, फिर से भरेंगे, छोड़ दीजिएगा। दोनों हाथों को अपनी चिन के पास ले आएंगे, सुप्त मकरासन का अभ्यास करेंगे हम। अपनी दोनों टांगों को नी से बेंड करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, फिर बेंड करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। हमारी बैक के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। बैक से संबंधित जिनको समस्या रहती है उनको ये अभ्यास लगातार कर लेना चाहिए। स्लिप डिस्क की जिनको दिक्कत होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि कहने का मतलब ये है कि बैक को आरामदायक स्थिति में ले आता है ये। 5 6 7 8 9 10। देन रिलैक्स, आराम से वापस, धीरे से वापस, धीरे से वापस, धीरे से वापस। सभी आराम पूर्वक सांस भरेंगे। आप लेटे रहो बेटा, सांस भरेंगे, सांस छोड़ दीजिएगा, फिर से भरेंगे, छोड़ दीजिएगा, पुनः भरेंगे, छोड़ दीजिएगा। धनुरासन का अभ्यास करेंगे हम। धनुरासन, दोनों टांगों को नीचे बेंड कर दीजिएगा, दोनों हाथों से अपने पैर के पंजों को पकड़ लीजिए, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी अपर लोअर बॉडी को ऊपर उठा दीजिएगा। ये जो हमारे कुछ बच्चे कर रहे हैं ये एडवांस पोस्चर है धनुरासन का। वैसे जो नॉर्मल पोस्चर है वो इस तरह से रहता है, जैसे हमारा ये बच्चा कर रहा है, ये नॉर्मल धनुरासन है। ये सारे आगे वाले जो भी बच्चे कर रहे हैं ये इसका एडवांस पोस्चर है। धनुरासन बैक को सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल करता है और कहते हैं कि एक इंसान बूढ़ा उसकी बैक से होता है। बैक उसकी जितनी स्टिफ होगी उतना जल्दी इंसान को बूढ़ा आ जाता है, और बैक जितनी फ्लेक्सिबल होती है तो बुढ़ापा उतनी देर तक आता है। तो ये आसन अपने आप में बहुत अच्छा है और बहुत परिपूर्ण है, और इस आसन से बच्चों की या हमारी फ्लेक्सिबिलिटी का भी पता चलता है। धीरे से वापस आ जाएंगे, आराम से वापस, धीरे से वापस। बैक को रिलैक्स कीजिए, आराम पूर्वक सांस भरेंगे दोनों नोस्ट्रिल से, सांस छोड़ दीजिएगा, फिर से भरेंगे, छोड़ दीजिएगा, फिर से भरेंगे, छोड़ दीजिएगा। पेट के बल लेट करके नौकासन का अभ्यास करेंगे बेटा। दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला दीजिए, सिर के आगे, दोनों हाथ सिर के आगे फैला दीजिएगा, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी अपर लो बॉडी को ऊपर उठाएंगे। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। हाँ, इस तरह से, वेरी गुड। देन होल्ड, होल्ड। बाजुओं को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाने का प्रयास करेंगे। हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे देनी है। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ इस जगह पे देंगे उतना ये पोस्चर भी बेहतर बनेगा और शरीर के लिए भी उतना ज़्यादा लाभकारी रहेगा ये नौकासन। और स्ट्रेच 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 मोर। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे हम। भुजंग आसन, दोनों हाथों को अपनी छाती के पास ले आएंगे, दोनों हाथ अपनी छाती के पास, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। सांस छोड़ते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 स्ट्रेच स्ट्रेच। सर्वांग आसन में भी अनेक तरह की वेरिएशन हमें देखने को मिलेंगे। कई बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी हम देख पाते हैं कि वो अपने सिर को अपने थाइस तक पहुंचाने का प्रयास करता है, अपनी टांगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। सबकी फ्लेक्सिबिलिटी आप अपने हिसाब से है, तो आप अपने हिसाब से हम जितना भी कर सकते हैं उतना करने का हमें प्रयास करना चाहिए। धीरे से वापस आ जाएंगे, आराम से बिल्कुल धीरे से वापस। पुनः आराम पूर्वक सांस भरेंगे, सभी सांस छोड़ दीजिएगा, फिर से भरेंगे, छोड़ दीजिएगा, फिर से भरेंगे, छोड़ दीजिएगा। यहीं से सभी बच्चे वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। घुटने के सपोर्ट से हम अपनी जगह पर बैठ जाएंगे और वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। वज्र आसन की स्थिति में पीठ सीधी करिएगा, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद कर दीजिएगा। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के पश्चात कर सकते हैं, और डाइजेशन के लिए सबसे अच्छा अभ्यास वज्रासन बताया गया है। तो वज्र की तरह जो है शरीर इसमें बन जाता है। तो वज्रासन नॉर्मल है, कोई भी इंसान कर लेता है। वज्रासन
कोशिश कीजिएगा कि वज्रासन में बैठ करके अगर हम खाना खाएं या वज्रासन खाना खाने के बाद भी वज्रासन में 15 मिनट बैठे तो बहुत अच्छा हमारे डाइजेशन के लिए रहेगा और जठराग्नि हमारी से संतुलित रहेगी। घुटनों के बल आ जाएंगे सभी, उष्ट्र आसन, घुटनों के बल आ जाएंगे। दोनों घुटनों के बीच में गैप दे दीजिएगा। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को अपने पैर के पंजों के ऊपर ले आएंगे और मिडल बॉडी को बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और बेहतरीन स्ट्रेच करेंगे। फिर जितनी देर रोक सकते हैं अपने आप को रोकने का प्रयास करेंगे। इसमें भी देखने वाली जो बात है, एडवांस पोस्चर में हमारा जो ये बॉडी का ये वाला भाग, मिडल बॉडी का जो भाग है वो पूरा बाहर की तरफ आ जाता है और हमारा जो सिर है वो पैर के पंजों के बिल्कुल नज़दीक आता है। नॉर्मल स्थिति हमारी ये है। तो ये उष्ट्रासन है। उष्ट्रासन सबसे अच्छा कॉन्स्टिपेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन की जिनको दिक्कत रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है। हार्ट लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। बैक को फ्लेक्सिबल बना रहा है, थाइस के फैट को कम कर रहा है, पेट के फैट को कम कर रहा है। इस तरह से सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है। सर्वाइकल होने के बाद नहीं, सर्वाइकल ना हो उसके लिए अच्छा है। धीरे से वापस आ जाएंगे। धीरे से सभी बच्चे आराम पूर्वक आरामदायक स्थिति में आ जाएंगे। सांस भरिएगा आराम पूर्वक दोनों नॉस्ट्रिल से, सांस छोड़ दीजिएगा, फिर से भरेंगे, छोड़ दीजिएगा, फिर से भरेंगे, छोड़ दीजिएगा। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे हम। भ्रामरी प्राणायाम हम अपने इंडेक्स फिंगर से अपने दोनों कानों को बंद करेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे और गुंजन करते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। शुरू करेंगे। कंटिन्यू कीजिएगा। भ्रामरी प्राणायाम तनाव के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। भ्रामरी प्राणायाम से एक नाद निकलता है, वो जो नाद होता है वो हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छा बताया जाता है और हृदय से ही इस नाद की कल्पना करनी चाहिए कि हृदय से ये नाद निकल रहा है। तो नाद तनाव के लिए बहुत अच्छा है, नाद हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, नाद आध्यात्मिक दुनिया में जाने के लिए बहुत अच्छा है। तो नाद का विशेष तौर पर विशेष महत्व है। बच्चों में भी भ्रामरी प्राणायाम के बहुत अच्छे रिजल्ट बताए गए हैं। आजकल के बच्चे तनाव में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं क्योंकि पढ़ाई का स्ट्रेस है, उन्हें पढ़ाई का दबाव है। तो उस वजह से जो है उन बच्चों के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत आवश्यक बताया गया, उसके रिजल्ट बच्चों के लिए बहुत अच्छे बताए गए। धीरे से वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। आराम पूर्वक सांस भरेंगे सभी, सांस छोड़ दीजिएगा, फिर से भरेंगे, छोड़ दीजिएगा। ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे। ओंकार प्राणायाम, दोनों नॉस्ट्रिल से गहरी लंबी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए शुरू करें। दोनों हाथ प्रार्थना की स्थिति में शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी दोनों हाथों को आपस में मिलाकर के रब कर दीजिएगा। हम अपने फेस पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मालिश करेंगे। 3 टाइम क्लॉकवाइज और 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज।
फिर से रब कीजिएगा अपने गले पे, गर्दन पे, हल्की हल्की मालिश करेंगे 3 बार गले पे और 3 बार गर्दन पे। पुनः रब करेंगे अपनी आँखों के ऊपर, अपने दोनों हाथों को रखेंगे, पलकें झपकाएंगे 3 बार। अब धीरे धीरे आराम पूर्वक अपनी आँखों के ऊपर से अपने हाथों को हटाते हुए आराम पूर्वक अपनी आँखें खोल दीजिएगा। हम सभी मिलकर के ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिला दीजिएगा आपस में, दोनों हाथों को फैलाएंगे कंधों के दाहिनी बाईं तरफ, यहीं से दोनों बाजुओं को सिर के ऊपर ले जाएंगे। हाथों की फिंगर्स को लॉक कीजिएगा, हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ। अब सभी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए पैर के पंजों के बल आ जाएंगे और पूरा स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे होल्ड करेंगे, हम होल्ड करेंगे यथाशक्ति यथा क्षमता। ताड़ आसन, जैसा कि हम जानते हैं ताड़ासन एक बैलेंसिंग आसन है, और जो बैलेंसिंग आसन है वो सारे के सारे बैलेंसिंग आसन हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छे हैं, इससे याददाश्त बढ़ती है। बच्चों में ताड़ासन के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जिन बच्चों की हाइट कम है उनके लिए भी ताड़ासन बहुत अच्छा बताया गया है, और साथ ही साथ पढ़ाई में सहायक है ये अभ्यास। धीरे से वापस आएंगे, सबसे पहले अपने एड़ियों को वापस ले आएंगे, दोनों हाथों की फिंगर्स को खोलेंगे और धीरे से वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। हर आसन के बाद 2-3 बार नॉर्मल सांस लेनी होती है और छोड़नी होती है। आराम पूर्वक सांस भरेंगे, सांस छोड़ दीजिएगा, फिर से भरेंगे, छोड़ दीजिएगा। वृक्ष आसन का अभ्यास करेंगे। इसके बाद हमारा जो राइट लेग है, राइट लेग को नी से बेंड करेंगे, अपोजिट थाई के पास अपने पैर के पंजे को ले आएंगे। यहाँ से दोनों हाथों को कंधों के दाहिनी बाईं तरफ फैला दीजिएगा, हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ, यहीं से दोनों हाथ ऊपर नमस्कार की स्थिति में ले आएंगे। ये है हमारा वृक्ष आसन। वृक्ष आसन फिर से एक संतुलनात्मक आसन, एक बैलेंसिंग आसन है कि बैलेंसिंग आसन ऐसे हैं जो ब्रेन के लिए सबसे अच्छे हैं, जिनका रिजल्ट ब्रेन के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में ताड़ासन और वृक्ष आसन जैसे ये अभ्यास है, संतुलनात्मक आसन जितने कर भी है उनको बच्चों को करवाया जाता है। वो इसलिए ताकि उनकी जो बौद्धिक क्षमता का विकास हो, उनका जो दिमाग है, माइंड है, वो विकसित हो, वो तेज हो और उसकी याददाश्त जो है बढ़ती रहे, निरंतर बढ़ती रहे। इसलिए संतुलनात्मक आसनों का अभ्यास किया जाता है। धीरे से वापस हाथों को खोल दीजिएगा और धीरे से अपनी टांग को भी वापस ले आएंगे। इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे हम कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में दोनों हाथ अपनी कमर पे ले आएंगे, सांस भरते हुए अपनी अपर बॉडी को पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे। अपनी क्षमता अनुसार जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाने का प्रयास करेंगे, अपनी क्षमता अनुसार जितना ले जा सकते हैं। देखिए कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है और बहुत पीछे ले जा रहे हैं अपनी अपर बॉडी को, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सबकी बॉडी एक तरह नहीं होती है, सबकी फ्लेक्सिबिलिटी एक तरह नहीं होती है, अलग अलग होती है। इसलिए जिन्होंने भी इसका अभ्यास करना है अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, अपने सामर्थ्य के हिसाब से कीजिएगा। धीरे से वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे, धीरे से वापस। भूपेंद्र देव जी, आज की इस योग यात्रा में हमें सम्मिलित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज की इस योग यात्रा को अपनी मंजिल ना समझें, इसे एक यात्रा ही समझें और निरंतर अभ्यास करते रहें, योग को अपने जीवन में अपनाएं और एक खुशहाल जीवन जिए। आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए कार्यक्रम के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।